हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। आज हम अपना लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में फॉरेस्ट इकोसिस्टम को डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो आज हम उसी सीरीज में ग्रासलैंड इकोसिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो बेसिकली देखते हैं कि ग्रासलैंड पहले समझने की कोशिश करते हैं कि होते क्या हैं। ठीक है। तो जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है, ग्रासलैंड्स आर एरियाज डोमिनेटेड बाय ग्रासेस। तो ऐसे एरिया जहाँ पे ग्रासेस, घास बहुत ज्यादा होती है, ग्रासेस होती हैं, हर्ब्स होती हैं, है ना। ऐसे एरिया को बेसिकली ग्रासलैंड बोला जाता है। दे ऑक्यूपाई अबाउट 20% ऑफ द लैंड ऑन द अर्थ सरफेस। जितना भी हमारा अर्थ सरफेस है उसके 20% एरिया पे क्या प्रेजेंट है? ग्रासेस प्रेजेंट है, ग्रासलैंड्स प्रेजेंट है। ठीक है। अब ग्रासलैंड होते कहाँ हैं? ग्रासलैंड्स अकर इन बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स वेयर रेनफॉल इज नॉट एनफ टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ ट्रीज। तो ग्रासलैंड बेसिकली ट्रॉपिकल एरिया में भी आपको देखने को मिलेंगे, टेम्परेट रीजन में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन ये दोनों ऐसे एरिया होंगे जहां पे रेनफॉल जो होगा वो बहुत कम होगा, बारिश जहां पे बहुत कम होती है। मतलब इतना ज्यादा रेनफॉल नहीं होता कि वो ट्रीज की ग्रोथ को सपोर्ट कर पाए, वहां पे बड़े बड़े ट्रीज उग पाए, इतनी बारिश नहीं होती है। तो ऐसी जगह क्या डेवलप हो जाएंगे? ऐसी जगह ग्रासलैंड डेवलप हो जाएंगे। हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में जो ग्रासलैंड का एरिया है बहुत कम है ना। ग्रासलैंड ऑक्यूपाइज अ वेरी लिटिल एरिया इन इंडिया। और अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में कई जगह पे ग्रासलैंड्स हैं और उनको अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, प्रिंसिपल ग्रासलैंड्स इंक्लूड्स द प्रेरीज ऑफ कनाडा एंड द यूएसए। यूएसए और कनाडा में जो ग्रासलैंड्स हैं उनको बोला जाता है प्रेरीज, है ना। ऐसे ही पेम्पाज जो है वो साउथ अमेरिका में मिलते हैं। जो स्टेप्स हैं या स्टेपीज हैं वो यूरोप और एशिया में मिलते हैं। ऐसे जो वेल्ड्स होते हैं वो साउथ अफ्रीका में मिलते हैं। सवाना जो है वो अफ्रीका में मिलते हैं और कैंपोस जो है वो ब्राजील में मिलते हैं। ठीक है। तो प्रेरीज, पैम्पास, स्टेप्स, वेल्ड्स, सवाना और कैंपोस, तो ये बेसिकली ग्रासलैंड के अलग अलग नाम है और इन जगहों पे ये पाए जाते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं ग्रासलैंड का स्ट्रक्चर। तो जैसे इकोसिस्टम को हम लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं या एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, वैसे ही ग्रासलैंड को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर नॉन लिविंग। नॉन लिविंग होते हैं, इनमें किसी भी तरह का लाइफ नहीं होती है, किसी तरह का जीवन इनके अंदर नहीं होता है। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सॉइल एंड गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। तो ग्रासलैंड के अंदर जो भी सॉइल प्रेजेंट है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, वहां के आसपास की जो एयर है उसमें जो गैसेस प्रेजेंट हैं, वो सब मिलके क्या बना रहे हैं? वो एबायोटिक कंपोनेंट ग्रासलैंड के बना रहे हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब मिलेगा वहां पे, है ना। अलग अलग फॉर्म्स में मिलेंगे। तो किस किस फॉर्म में मिलेंगे? जैसे कार्बन है, सप्लाइड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स प्रेजेंट इन एयर एंड सॉइल ऑफ द एरिया। ठीक है। तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से आ गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर से आ गए, नाइट्रोजन नाइट्रेट्स जो सॉइल में प्रेजेंट है, फॉस्फोरस फॉस्फेट से, और सल्फर सल्फेट से। तो इस तरह के एबायोटिक कंपोनेंट्स हमें ग्रासलैंड में देखने को मिलेंगे। सेकंड कैटेगरी है इसमें बायोटिक कंपोनेंट, जो कि हमारे लिविंग कंपोनेंट्स हैं। इनको फर्दर डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी है इसमें ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स, जिनको प्रोड्यूसर्स बोला जाता है। तो जैसा आप लोग सब जानते हैं, प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड, अपना भोजन खुद बना लेते हैं, है ना। तो ग्रासलैंड के अंदर अब बड़े बड़े ट्रीज तो है नहीं, बेसिकली वहां पे ग्रासेस मिलेंगी,
या हर्ब्स मिलेंगी या श्रब्स मिलेंगी। तो ग्रासेस के कुछ एग्जाम्पल लिख देंगे, जैसे डेस्मोडियम, सिटारिया, सैक्रम, इस तरह की ग्रासेस वहां पे देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कई तरह की हर्ब्स और कई तरह की श्रब्स भी ग्रासलैंड में हम देख पाएंगे। ठीक है। सेकंड है इसमें हिट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट्स। हिट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट्स या उनको और क्या बोला गया है, कंज्यूमर्स बोला गया है। तो हिट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो अपना फूड, अपना भोजन स्वयं खुद नहीं बना पाते, है ना। तो ये किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, ये अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे, नॉट मेक देयर ओन फूड एंड देयर फूड डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर फूड। तो इसको भी हमने फर्दर सब डिवाइडेड कर लिया। पहले है इसमें प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो those organisms which feed on green plants, grasses, herbs and shrubs are called primary consumers। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर, है ना। अब ग्रासलैंड में ग्रीन प्लांट्स तो है नहीं, ग्रीन प्लांट कहने का मतलब ये बड़े बड़े ट्रीज तो है नहीं, तो बेसिकली वहां पे ग्रासेस, हर्ब्स और श्रब्स मिलेंगी। तो उनको खाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, है ना। और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हर्बीवोर्स भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, रैबिट, काओ, बफेलो, गोट, डियर, शीप एटसेट्रा। ठीक है। दूसरे आते हैं इसमें सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो सेकेंडरी कंज्यूमर कैन बी आइदर कार्निवोर्स विच प्रे ऑन अदर एनिमल्स और ओमनिवोर्स विच फीड ऑन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर की जब हम बात करेंगे, तो सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर में या तो कार्निवोर्स होंगे या ओमनिवोर्स होंगे। कार्निवोर्स वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो अपना फूड जो है दूसरे एनिमल को किल करके ऑब्टेन करेंगे, और ओमनिवोर्स वो होंगे जो दूसरे एनिमल से भी फूड ले सकते हैं और प्लांट से भी फूड ले सकते हैं, है ना। तो हमने कॉमन एग्जांपल लिख लिए, स्नेक्स, लिजार्ड्स, बर्ड्स, जैकाल्स, फॉक्सेस एटसेट्रा, ये ग्रासलैंड में पाए जाएंगे। कई बार हमने ये भी देखा कि ग्रासलैंड के अंदर एक तीसरा एक कंज्यूमर भी होते हैं जिनको टर्शरी कंज्यूमर बोलते हैं, और इनको अपेक्स प्रिडेटर्स बोला जाता है। अपेक्स का मतलब होता है सबसे ऊपर, है ना। तो ये अपेक्स प्रिडेटर्स होते हैं, सबसे ऊपर वाले शिकारी होते हैं, और ये सेकेंडरी और प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर फीड करते हैं। या तो प्राइमरी कंज्यूमर को किल करेंगे या सेकेंडरी कंज्यूमर को किल करेंगे, है ना। तो जैसे पीकॉक हो गया, हॉक हो गया, हॉक माने क्या होता है, बाज, आउल हो गया। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो टर्शरी कंज्यूमर्स में आते हैं। अब बायोटिक कंपोनेंट में जो थर्ड कैटेगरी है वो है हमारे डिकम्पोजर्स। तो जब भी ग्रासलैंड के अंदर ऑटोट्रॉप्स और हीट्रोट्रॉप्स जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी डेथ होगी, तो उनके ऊपर स्पेशल काइंड के जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो एक्ट करेंगे, जिनको बोला गया डिकम्पोजर्स। तो ये डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, दे फीड अपॉन दीज डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड ब्रेक्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड बॉडीज के ऊपर एक्ट करते हैं, उनसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, साथ में ही डेड बॉडीज के अंदर प्रेजेंट जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज कर देते हैं और उनको फ्री कर देते हैं। कहाँ पे फ्री कर देंगे, उनको सॉइल के अंदर, एयर के अंदर फ्री कर देंगे। सॉइल के अंदर फ्री कर देंगे तो उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को, उन्हीं सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑटोट्रॉप्स फिर से फोटोसिंथेसिस में क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो बेसिकली जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये मेनली होते हैं आपके बैक्टीरिया या फिर फंजाई। तो बैक्टीरिया के यहाँ कुछ हमने एग्जांपल दे दिए, बैसिलस, सीडोमोनास, क्लॉस्ट्रीडियम, और फंजाई के कुछ हम एग्जांपल दे दिए, एस्परजिलस, ऑल्टरनेरिया एंड फ्यूजेरियम। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, ग्रासलैंड का स्ट्रक्चर पढ़ा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं और बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है डेजर्ट इकोसिस्टम को डिस्कस करेंगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लोग इनको शेयर करें, लाइक करें, है ना। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में उसको लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लर्न विद राजी।